हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट। तो देखो, इनमें से कौन सा हमारा लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब ये है कि जो चारों तरफ से स्टेट से या लैंड से लॉक्ड है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में हमारे पास है यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा। देखो केरल, अगर ये है इंडिया का मैप और इस इंडिया के मैप में केरल आता है कुछ इस साइड, तो ये लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं हो सकता। उसके बाद तमिलनाडु, जस्ट ये तमिलनाडु है केरल के बगल में, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, तो देखो उड़ीसा है हमारा कुछ इस साइड, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये चारों तरफ से ओपन है, खुला है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आइलैंड्स वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे इसके आसपास या इसको घेरते हुए कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, हरियाणा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड स्टेट में हमारा हो जाएगा ये हरियाणा। अब हरियाणा ये है कहाँ पर, तो कुछ इस जगह ये है हमारा हरियाणा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पेन से मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर है हमारा ये हरियाणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, LDC हो, DSSB हो, मतलब कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि भी GK GS पूछा जाता है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये सीरीज़ आप, मैंने वैसे और भी सीरीज़ करवा रखी है, अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके GK GS में एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आप ये मेरे सारे सीरीज़ को देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डोल्लू कुनीथा इज़ अ फेमस ड्रम डांस ऑफ डैश। देखो डोल्लू कुनीथा ये कहाँ का फेमस डांस है, बेसिकली ये फेमस ड्रम डांस है कहाँ का ये, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा जो कर्नाटक ना, ये कर्नाटक ही ठीक हो जाएगा। डोल्लू कुनीथा ये कर्नाटक का फेमस ड्रम डांस है। ठीक है, और कर्नाटक में एक डांस और है, ये मैं बताती, ये है यक्षगान। ठीक है, तो ये यक्षगान भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, डोल्लू कुनीथा और प्लस में ये यक्षगान। ठीक है, तो ये दोनों ही फेमस डांस हो जाएगा हमारा कर्नाटक का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन दी हिमालयाज। इसमें से ऐसा कौन सा माउंटेन पीक है जो कि हिमालय में सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, देखो हमारे ऑप्शन है गुरु शिखर, अच्छा देखो हमारा जो ऑप्शन 1 है ना गुरु शिखर, यही तो करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा हिमालय रेंज में नहीं आता है। ये तो फिर ये आता कहाँ है, तो ये आता है हमारा राजस्थान के पास। ठीक है, ठीक है, तो हमें बताना था कि कौन सा हिमालय में सिचुएटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गुरु शिखर ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ना, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे रखी है आपको। देखो अच्छा ये तो पहले का ही आंसर है। दूसरा देखो क्या है, द गुरु शिखर अ पीक इन अरबुड़ा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज। ये याद रखेंगे यहाँ पे, पहला तो राजस्थान में है, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा ये जो है ना हमारा अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, क्या है अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट, ये है गुरु शिखर। ठीक है, कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी है, ये भी आप देख सकते हैं, जो भी एडिशनल में है वो आप सब देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश। लाइट ईयर यानी कि जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं ना प्रकाश वर्ष, तो ये जो प्रकाश वर्ष है ये किसका यूनिट है, किसकी इकाई है, तो बेसिकली ना ये डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज इन विच स्टेट। ये जो खजुराहो का जो फेमस टेम्पल है, ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है ना, ये कहाँ पर है, पता ही होगा सबको क्योंकि इतना ज़्यादा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो देखो खजुराहो का जो टेम्पल है ना, ये है हमारा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो मध्य प्रदेश में स्थित तो है, और ये जो खजुराहो का जो टेम्पल है ना, इसको बनवाया गया था जो चंदेल
वंश के जो शासक चंदेल वंश के द्वारा इसको बनवाया गया था, ये लिखा चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। कब बनवाया गया था? तो 950 से 1050 के ईस्वी के बीच में बनवाया गया था इसको, ठीक है। और ये जो हमारा है ना, ये खजुराहो का जो टेम्पल है, वैसे इस पर काफ़ी सारे कुछ डिज़ाइंस वगैरह बने हैं। अगर आप कभी मध्य प्रदेश के आसपास जाते हैं या आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप मैं तो कहना चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर वहाँ जाके विज़िट करें। हालांकि अगर आप जाएँ तो अपने दोस्तों के साथ जाएँ, फैमिली के साथ ना जाएँ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आपको। और दूसरा ये आप ये याद रखिए, इसमें ये तो मैंने बात कर लिया, ये हम जो हमारे काम की बातें इस पर आते हैं कि जो ये खजुराहो का जो टेम्पल है ना, ये प्राचीन हिंदू जैनिज्म, मतलब यहाँ पे हिंदुइज्म जैनिज्म ये सारे मंदिर हैं यहाँ पे खजुराहो टेम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट शुगर कैन का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है हमारा ये? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना हमारा यूपी, ये है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन क्या है? गन्ना। देखो सबसे ज़्यादा गन्ना ना ये हमारा होता है यूपी में, ठीक है। अच्छा देखो हमने इंडिया की तो बात कर ली कि इंडिया में तो ये यूपी में होता है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे जाऊँ तो वर्ल्ड लेवल में क्या कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर कैन होता है? तो वो है बेसिकली, वो कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे कि इंडिया के लेवल पे यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर कैन होता है और कंट्री के लेवल पे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर कैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मालदीव आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय। देखो लक्षद्वीप आइलैंड, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इमेज बना के दिखाऊँ। यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप, यहाँ है माले, ठीक है। ये है हमारा इंडिया के में कुछ इस साइड, मतलब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड, ये दोनों, यहाँ है लक्षद्वीप और यहाँ पर है नीचे की साइड हिंद महासागर के पास, ये है यहाँ पे मालदीव। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है ना वो कौन सा चैनल है, कितने डिग्री का वो चैनल है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये जो हमारा 8 डिग्री चैनल है ना, ऑप्शन नंबर 2, 8 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच से जाती है 8 डिग्री चैनल, ये याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि लक्षद्वीप का एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे कि लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं? वैसे तो 36 हैं, और कौन सा ऐसा आइलैंड है जिस पे कि एक भी इंसान नहीं रहता है, या कौन से डिग्री है से ये सेपरेट होता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप को लेके पूछ लिया जाता है, अंडमान निकोबार को लेके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है हमारा 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, ठीक है। अच्छा लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल कवरत्ती हो जाएगी ना, और मालदीव की कैपिटल ये हो जाएगी माले, ठीक है। अच्छा इसको मैं रिमूव करके मैं फिर से समझाती हूँ आपको। ये है हमारा इंडिया का मैप, ये है लक्षद्वीप, ये है मालदीव। हमने ये पढ़ लिया लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करती है। अब एक क्वेश्चन और आता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन से चैनल अलग करता है? तो ये अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ये भी याद रखेंगे। देखो 8 है हमारा लक्षद्वीप और मालदीव का, और 9 डिग्री चैनल है हमारा ये लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय का, ठीक है। अब हमने यहाँ तो डिस्कशन कर ही लिया है, थोड़ा सा अंडमान का भी देख लेते हैं। फिर अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल याद रखेंगे, याद रखना ईजी है। पहले 8 डिग्री वाला हमने पढ़ा, फिर 9 डिग्री वाला, फिर 10 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड। कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है ना, देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल भी है, ऐड कर रखा है मैंने कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स। देखो जो कोणार्क का सन टेम्पल है 1250 AD में बना, और इसको एक नाम से और जाना जाता है। ये क्या है? तो ये है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है इसे। एग्जामिनर क्या करता है आजकल, ब्लैक पैगोडा नाम दे देगा कि इस नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है, क्योंकि अब वो कई बार ऐसा नहीं पूछेगा कि कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ पर है, अब वो ऐसा पूछेगा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से टेम्पल को जाना जाता है।
या फिर ब्लैक पेगोडा के नाम से जो टेम्पल फेमस है वो कौन से स्टेट में है, कुछ इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने वैसे तो यहाँ पे सारे ही एडिशनल फैक्ट जितने भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो मैंने सारे ही ऐड किए हैं, और यहाँ तक कि मैंने आपको याद करने में ईजी हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका इमेज भी ऐड किया है। इमेज आप देख सकते हैं कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो दिखता कैसा है। ठीक है, अब देखो हमने एडिशनल पॉइंट में ये 2 पॉइंट की बात कर ली। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था 1984 में। ठीक है, और एक फेमस मेला लगता है यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल के पास। ये कौन सा है फेमस मेला? ये है चंद्रभागा मेला। ठीक है, तो ये चंद्रभागा मेला हमारा रिलेटेड हो जाएगा उड़ीसा से ही। कब लगता है? ये फेब के मंथ में लगता है। अच्छा, उड़ीसा से आप ये भी तो याद रखिए ना, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा याद रखिए। और ये जो हमारा कोणार्क का सन टेम्पल है ना, इसको बनवाया गया था नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, और अच्छा उड़ीसा में स्थित है ना ये, तो उड़ीसा से याद रखिए ना, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था, कलिंगा है ना, ऐसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड ऑफ डैश डिपॉजिट्स। अब देखो ये जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है ना, या मैं सीधा सीधा कहूँ कि ये जो इंडिया का उत्तरी मैदान है ना, ये कौन सी मिट्टी से बना है? जो हमारा ये ऊपर की साइड जो ये एरिया दिखता है जो उत्तर का, तो ये मोस्टली यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे ना जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जिसको कि हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ये इससे बना है हमारा पूरा उत्तरी मैदान। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज द सोनपुर कैटल फेयर अ वेल नॉन कल्चरल इवेंट। देखो एक ना बहुत फेमस, एक मिनट ये क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, एक ना बहुत फेमस मेला लगता है, पशुओं का मेला, सोनपुर कैटल फेयर यानी कि पशुओं का मेला। ये लगता है ना बिहार की साइड में। जो आप में से अगर कोई कैंडिडेट कोई स्टूडेंट अगर बिहारी है, या फिर वैसे तो कंपटीशन की आप तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए, बट जो बिहार से होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना हमारा बिहार, ये करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो सोनपुर कैटल मेला है ना, कैटल पशुओं का जो मेला है, ये ना ये एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला है। ठीक है, और इसको ना एक नाम से और जाना जाता है, मैं यहाँ लिख दूँ, हरिहर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, क्षेत्र मेला। और अगर कोई हाजीपुर के आसपास रहता है तो उनको पता ही होगा कि हाजीपुर से ये बहुत पास में लगता है ये मेला, पशुओं का मेला। ठीक है, और ये लगता है नवंबर दिसंबर के मंथ में। ठीक है, और मतलब ये जो मेला है ना, ये काफ़ी पुराना मेला है। जब यहाँ पे मुग़ल वगैरह थे इंडिया में, उस टाइम का मेला है। और जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे, जो मुग़ल थे, वो क्या करते थे, इस मेले से पशुओं को ख़रीदने आते थे। वो ज़्यादातर वो घोड़े या फिर हाथी वगैरह ख़रीद के ले जाते थे, जंग वगैरह के लिए, या फिर भारी भारी सामान को ढोने के लिए ले जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप याद रखेंगे, और जो भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has coined the term Hindu rate of growth for the economy of India? जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है उसके पर्सपेक्टिव में एक टर्म है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये जो टर्म है किसके द्वारा दिया गया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म है ना हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये दिया गया था राजकृष्ण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आप एग्जामिनर ना अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, कोई एक टर्म दे देगा, अब पूछेगा ये टर्म किसने कहा था, या ये टर्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा लाया गया है। जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कुछ इमेजेस होते हैं, उस इमेजेस के नीचे कुछ कुछ लिखा होता है छोटा छोटा, कि इसने ऐसा कहा या इसने ये कहा वो कहा। तो ऐसी चीज़ें भी एग्जामिनर पूछता है, तो आप ये चीज़ भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये उस तरह का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 हमारा है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो कि हमारे जीवन की स्वतंत्रता, जो जीने का हमारा जो अधिकार है उसके बारे में बताता है ना। सीधा सीधा क्या कहूँ तो मैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। एक आता है आर्टिकल 17,
अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं ना जिसको, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 21 भी बहुत पूछा जाता है, ये सारे ही मतलब पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेमस म्यूजिशियन इज़ बिलीव्ड टू हैव इन्वेंटेड द तबला। ऐसा कौन सा फेमस म्यूजिशियन है जिसको कि मतलब माना जाता है कि तबला का इन्वेंशन उसी ने किया है। तो देखो ये जो हमारा जो म्यूजिशियन था ना, ये था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो अमीर खुसरो है ना, इसको ना सितार और ये जो तबला है ना, दोनों का ही फाउंडर माना जाता है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, ये भी देख सकते हैं हम। अमीर खुसरो वॉज अ फेमस म्यूजिशियन एंड ही इज़ बिलीव्ड टू हैव इन्वेंटेड द तबला। यहाँ पे याद रखिए ना, सितार एंड तबला दोनों का ही इसको फाउंडर माना जाता है, ठीक है। बाकी ये सारा बस ये याद रखिए, सितार एंड तबला इतना ही याद रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन। पानीपत का जो तीसरा फाइट है, तीसरा जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो देखो ये लड़ा गया था 1761 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1761 में लड़ा तो गया था किन के बीच में, तो ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ये जीत गया था। मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगाया ना, तो ये आप समझिए कि ये जीत गया था और ये हार गया था, ठीक है। अब देखो पानीपत का ना ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आएगा, हर शिफ्ट में आएगा, कहीं ना कहीं से घुमा कर ही आएगा। तो देखो पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरे का डिस्कशन हम कर चुके हैं। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, ठीक है, और तीसरा हमने देख लिया 1761 में, ठीक है। तो ये तीनों डेट याद रखेंगे, किसके बीच हुआ था ये याद रखेंगे। पहला हुआ था ये बीच में, ये किसके, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें कि अकबर जीत गया था। दूसरा हुआ था ये मराठा, नहीं मैंने गलत बोल दिया, 1 मिनट, मैं इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ क्योंकि ये ड्रॉ करने में ना दिक्कत हो गई है। पहला, दूसरा, मैं फिर से बताती हूँ। देखो जो पहला हुआ था ना, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे, जिसमें कि बाबर जीत गया था। और जो दूसरा हुआ था ना, वो हुआ था हेमू प्लस अकबर के बीच में, जिसमें कि अकबर जीता था। और जो तीसरा हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ऐसे याद रखिए, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया बताने में, ठीक है। आप ये वाला इमेज याद रखिए, ये जो मैंने ड्रॉ करके बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारा जो संविधान सभा है, वहाँ का जो पहला प्रेसिडेंट था, पहला जो अध्यक्ष था, वो कौन था। हालांकि स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर गलत बताएंगे। देखो इसका जो आंसर है पहले मैं वो बता दूँ, वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये थे हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है। अब देखो जिन लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर लग रहा है, तो ये नहीं है, क्योंकि देखो संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और एक हुई थी 13 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को ही ना एक अस्थाई मतलब टेम्परेरी बेस पे ना एक अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को फिर से एक परमानेंटली अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, वो जो कि थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो ये अब हमारे परमानेंट ही रहते हैं, मतलब परमानेंट ही है ये। जो एक टेम्परेरी बेस पे चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये पहले भी थे, क्योंकि इनको 9 दिसंबर को चुना गया तो इनको पहला माना जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखेंगे ये, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम दैट बिकम द बेसिस ऑफ मुगल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखो कि एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं कि मनसबदारी सिस्टम। इसको किसके द्वारा, कौन से मुगल रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखो ये जो मनसबदारी सिस्टम है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 याद रखेंगे। देखो ये मनसबदारी सिस्टम
थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हालांकि सिर्फ इतना याद रखना ज़रूरी है कि लाए किसके द्वारा गया, पर यहाँ सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल भी याद रखते हैं। ये जो वर्ड है ना मनसब, तो ये जो मनसब वर्ड है ना ये एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है रैंक या फिर पोजीशन, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, रैंक या पोजीशन इसका मतलब होता है। तो क्या होता था कि जब ये सिस्टम था, ये जो मनसबदारी सिस्टम था ना, तो वहाँ पे जो लोग थे, जो सैनिक थे, उनका जो सैलरी सिस्टम, जो सैलरी था ना वो तय किया जाता था उनकी पोजीशन या रैंक के आधार पर। तो ये जो सिस्टम है ना इसी को मनसबदारी सिस्टम कहा गया था, ठीक है। और इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो बुक एंड ऑथर वाला चैप्टर है, बुक एंड ऑथर वाला क्वेश्चन है हमारा, मैरिटल रेप द इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस बुक को लिखा गया है राजकुमार यादव के द्वारा। और अच्छा मनीष तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, कोई नहीं, आप ये राज को टिक कर सकते हैं। राजकुमार यादव के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अच्छा इमेज भी में तो देख सकते हैं ना, मैरिटल रेप द इंडियन एंड द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। डॉक्टर मनीष दलाल एंड राजकुमार के द्वारा इसे लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। नॉन इंडियन पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, और सिर्फ ये पूछेगा फर्स्ट इंडियन तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखना है आपको, जो एनी बेसेंट थी ना ये बनी थी INC की जो अध्यक्ष, पहली नॉन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में, ठीक है। और पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी सरोजनी नायडू 1925 में, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इंडियन थी और ये इंडियन नहीं थी, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखेंगे, और दूसरा ये सन याद रखेंगे 1917 में, ये 1925 में बनी थी, ठीक है, ठीक है। और INC बना कब था? ये एक मिनट, ये INC बना कब था? इंडियन नेशनल 1885 में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने अभी यहाँ फीमेल की बात की है, पहले अध्यक्ष वैसे कौन थे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड। अच्छा देखो यहाँ पे विल भी तो नहीं होगा, आप वैसे ही बता दीजिए कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना ये कहाँ पर हुए थे? तो देखो ये बर्मिंघम में हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बर्मिंघम, ठीक है। बर्मिंघम ये है कहाँ? ये ब्रिटेन यूके में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हुई तो देखो ये दिल्ली में भी हो चुका है, दिल्ली या फिर मैं कहूँ तो इंडिया में हो चुका है। इंडिया में कब हुआ था? तो ये इंडिया में हुआ था 2010 में। ये एक मिनट, ये बन नहीं रहा लिखने में, देखो ये इंडिया में हुआ था 2010 में, 10 में कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। और 2022 का हुआ है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड बोल लो, यूके बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन इज करेंटली रेसिंग फॉर। देखो ये जो हमारे ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है ना लुइस हैमिल्टन, ये क्या ड्राइव करते हैं, क्या चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मर्सिडीज चलाते हैं ये। और बिलोंग कहाँ से करते हैं वैसे ये? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।